नमस्कार, आप सभी का IBC 24 में स्वागत है। आज मेरे साथ एक बहुत ही प्रतिभावान, तेज तर्रार और एक युवा कांग्रेसी नेता मौजूद हैं जो कि छात्र राजनीति कर रही हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के हम दोनों ही छात्र हैं और मैं इनको जब से ये छात्र राजनीति में आई हैं तब से इनको ऑब्जर्व कर रहा हूं और इन्होंने अपनी मेहनत और अपनी बल पर राजनीति में काफ़ी अच्छी जगह बनाई है और इस समय ये कांग्रेस की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष हैं। स्वागत है अलका लांबा जी आपका। एक बार फिर आपसे मुखातिब होने का मुझे मौका मिल रहा है यहाँ रायपुर में। दिल्ली में तो कई बार आपसे मेरी बातचीत हुई है। ये बताइए कि क्योंकि आप 2 दिन से यहाँ पर हैं छत्तीसगढ़ में और अभी कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस को यहाँ पर एक हार मिली है जो कि अपेक्षित नहीं था, जो किसी ने भी नहीं सोचा था कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में हार जाएगी, लेकिन उन्हें हार मिली है। जरूर मनोबल टूटा होगा कार्यकर्ताओं का, तो आपको क्या लग रहा है कि मनोबल आप कैसे बढ़ा रही हैं और कितना मनोबल गिरा हुआ है? और लोकसभा इलेक्शन केवल 2 महीने बाद हैं, तो क्या जादू करने आई हैं आप यहाँ पर? देखिए, आपने शब्द इस्तेमाल किया हम हार गए। मैं आपको साफ कर देना चाहती हूँ, हम ना कभी हारे थे ना हारे हैं। हम मैदान में थे, हम योद्धाओं की तरह लड़े हैं, हम सत्ता में थे, हमारी भूमिका बदल गई, हम सत्ता से विपक्ष में आ गए और अब विपक्ष का धर्म मजबूती से निभाएंगे। हम अब भी मैदान में हैं, 2024 का चुनाव खड़ा है सामने, हम अब भी मैदान में हैं, इसलिए हम हारे नहीं। हमने परिणाम स्वीकार किया है, चुनौतियां स्वीकार की और हमारे नेता राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई, पूर्व से पश्चिम की यात्रा 6713 किलोमीटर चलेगी और छत्तीसगढ़ की पवित्र धरती पर भी वो प्रवेश करने वाली है। लोगों को बहुत उत्साह है। राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष के तौर पर पहला दौरा है। कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की हमारी जो है राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई। आज धमतेरी में जा रही हूँ, सभाएं हो रही हैं, लोग उत्साहित है, इंतजार में है राहुल गांधी जी के इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में, जिसका नाम भी है नारी न्याय, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए अलका जी, क्या था कि जो हिस्ट्री है लोकसभा इलेक्शन में यहाँ पर पिछली 3 बार की 11 सीटें हैं, बिल्कुल, और 10 सीटें 11 सीटें लगातार बीजेपी यहाँ पर जीतती रही है। और अभी आप भले ही मान नहीं रही हैं कि आप हारी हैं, आपकी पोजीशन बदली है, लेकिन ऐसा क्या आप कार्यकर्ताओं में जादू कर देंगी या उनमें उत्साह भर देंगी, ऑफकोर्स न्याय यात्रा आएगी, कि आप फिर से जीतने के लिए तैयार हों? और 11 में से कितनी सीटें आप यहाँ पे ला पाएंगी? ऐसा क्या आपका डिस्कशन हुआ है मीटिंग्स में? देखिए, हमारा कार्यकर्ता बेहद उत्साहित है। इसी का परिणाम था कि जब 5 राज्यों में चुनाव हुए तो हमने देखा कि देश का मतदाता किसके साथ खड़ा है। 11 करोड़ वोट हुए, 4 करोड़ 90 लाख लोगों ने कांग्रेस को चुना और 4 करोड़ 80 लाख लोगों ने भाजपा को चुना। भाजपा से 10 लाख अधिक लोगों ने देश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को चुना। और अगर आप वोट प्रतिशत भी देखेंगे छत्तीसगढ़ के चुनावों का, हमारा वोट प्रतिशत कम नहीं हुआ है। हमारे साथ लोग आज भी खड़े हैं। हमारा कार्यकर्ता बेहद उत्साहित है, परिणामों को स्वीकार कर चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं। क्या कमी है, संगठन को कहां मजबूत कहां करना है, कहां फेर बदल करना है। दीपक बैज जी के कंधों पर अभी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी आई है। महिला संगठन में भी हम बहुत बड़े बदलाव करने जा रहे हैं और कहीं से भी हमारे में कोई हताशा निराशा नहीं। और जीतने के लिए आज लोग महंगाई बेरोजगारी से परेशान है। रुपया गिरा हुआ है, $1 का जो हमारा रुपए की कीमत 85 रुपए है ना। कीमतें बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, सरहदों पर चुनौतियां मिल रही हैं, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार। आज जी मैं जब छत्तीसगढ़ में आई हूं, आज सुबह अखबार खोली है, जशपुर जिले में नाबालिग बेटी का बलात्कार की हेडलाइन है आज की छत्तीसगढ़ रायपुर की अखबार की। सुबह पढ़ते ही मैंने देखा कि 5 दरिंदों ने नाबालिग बेटी को जशपुर जिले में नोचा है। ये वो भाजपा सरकार है जो बेटी बचाओ का नारा देकर महिलाओं की सुरक्षा पर सत्ता में तो आ गई, लेकिन आज मुख्यमंत्री जी को जवाब देना होगा कि आज आपकी धरती पर नाबालिग बेटी के बलात्कारी हिम्मत क्यों हो रही है। स्वाभाविक है, जब ब्रजभूषण शरण जैसे सांसद साक्षी मलिक, हमारी देश की बेटी, देश का नाम रोशन करने वाली, कि जो FIR कहती है होती नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई दिल्ली पुलिस को, तब ब्रजभूषण शरण के खिलाफ FIR हुई, पर न्याय का हक अधूरा है, कोई पूछताछ कोई गिरफ्तारी नहीं है। आज मुख्यमंत्री आपके जो छत्तीसगढ़ के हैं आज बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने मां शबरी का जिक्र किया, वो आदिवासी हमारी मां थी, लेकिन
मणिपुर 8 महीने से जल रहा है और वही आदिवासी बेटियों को पुलिस सुरक्षा के घेरे से बाहर ले जाकर भेड़िए नग्न करके घुमाते हैं, सामूहिक बलात्कार करते हैं और प्रधानमंत्री जी अभी तक खामोश है। प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी। वाराणसी में बीएचयू में पढ़ने वाली आईटी की छात्र का सामूहिक बलात्कार होता है और बलात्कारी भाजपा के बड़े नेता हैं। प्रधानमंत्री जी के साथ तस्वीरें हैं पर प्रधानमंत्री जी ने अभी तक चुप्पी नहीं तोड़ी है। तो इन मुद्दों पर हम जनता के नहीं, अलका जी बिल्कुल सही बात है, मुद्दे आपके मजबूत हैं, मौजू हैं, लेकिन क्या है ना कि बीजेपी तो कह रही है कि इस बार शीत लहर नहीं, इस बार राम लहर चल रही है देश में, और आपके नेताओं ने तो मना भी कर दिया जाने का कि वो गए नहीं क्योंकि राम तो सबके हैं। तो आपको लगता नहीं कि ये थोड़ा सा उनको एडवांटेज है इस बार राम लहर का? देखिए, यही भाजपा की कमजोरी है कि वो अपने 10 साल की रिपोर्ट कार्ड, क्या था रिपोर्ट कार्ड में? किसानों की आय दुगनी होनी थी 2022 तक, उनका कर्ज माफ होना था, न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून आना था। किसान न्याय हुआ? आज किसान पूछ रहा है। 14 फरवरी को देश का किसान एक बार फिर दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है, उसके साथ अन्याय और धोखा हुआ है। अगर आप युवाओं की बात करेंगे तो पूछना चाहते हैं 10 साल में हर साल 2 करोड़ नौकरी और 10 साल में 20 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलनी थी। सच्चाई है कि बेरोजगारी ने 40 साल के रिकॉर्ड तोड़े। इस पे बात आप नहीं करेंगे। युवा के साथ अन्याय हुआ है और युवा न्याय की लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं। बेटियों के साथ बेटी बचाओ का नारा दिया और आज बेटियों के साथ जघन्य अपराध करने वाले भाजपा के सांसद और विधायक हैं और न्याय बेटियों को नहीं मिल रहा है। अगर आप सरहदों पे चुनौती की बात करेंगे, हम अरुणाचल प्रदेश होकर आई हूं, लद्दाख होकर आई हूं, चीन हमारी सरहदों में घुसकर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है और 56 इंच का सीना की बात करने वाले, लाल आंख करके चीन को दिखाने वाले आज ये कह के क्लीन चिट दे देते हैं कि गलवान वैली में ना कोई घुसा था ना कोई घुसा हुआ है और हमारे जवान शहीद हो जाते हैं। आज महंगाई चरम पर है, आज हर तरीके से बेरोजगारी चरम पर है, आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इन सब पे कोई जवाब नहीं है। 10 साल से प्रधानमंत्री जी एक प्रेस वार्ता नहीं करके दिखा पाए। राहुल गांधी जी हो या मेरे जैसा छोटा नेता, आपके निमंत्रण पर आपके स्टूडियो में आके लोकतंत्र में आपके जो सवाल विपक्ष से हैं वो पूछ रहे हैं और हम जवाब दे रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, पर प्रधानमंत्री जी वो हिम्मत ना दिखा पाए, ना अब तक दिखा पाएंगे। इसलिए राम मंदिर की आड़ में पूरी राजनीति का जो है, पूरा धर्म का राजनीतिकरण कर रहे हैं, पर उनकी राजनीति का अपना धर्म क्या है, क्या धर्म है, क्या वो धर्म निभा रहे हैं? तो राम भगवान का कद छोटा कर, प्रधानमंत्री अपना कद बड़ा कर, उंगली भगवान राम की पकड़ के मंदिर में ले जाने वाले कौन होते हैं? राजनीतिक कार्यक्रम बना, निर्माण अधूरा है। हमने नहीं कहा, बड़े बड़े धर्मगुरु शंकराचार्यों ने कहा निर्माण अधूरा है। क्या जल्दी है कि आप इसका उद्घाटन जल्दबाजी में अधूरे भगवान राम मंदिर का कर रहे हैं? क्योंकि 2024 का चुनाव खड़ा है, वोट लेना है। अंदर कौन खड़ा था? अंदर किसे खड़ा होना चाहिए था? आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी का अंदर क्या काम था? वहां की गवर्नर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री राजनीतिक लोग हैं, वो अंदर थे, और जो धर्म से जुड़े लोग हैं, शंकराचार्य और जिन्होंने पूरा आंदोलन में धर्म के लोगों को जो आगे रहना चाहिए था वो बाहर थे और राजनीति अंदर थी, राजनीति हावी थी। कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये राजनीति से तय हो रहा नहीं। लेकिन अलका जी ये बात तो चलिए ठीक है, ये एक डिबेट का मुद्दा भी है और इस पर कई डिबेट हुई भी है और राजनीति चूंकि उनका मुद्दा रहा है, हमेशा उनका ये कहना है। लेकिन मैं एक चीज और बात समझना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय राजनीति में आपकी अच्छी दखल है और आप जैसे जो प्रखर वक्ता और प्रवक्ता है, ऐसी कांग्रेस को और भी ज़रूरत है, हमें ऐसा लगता है पत्रकारिता में होते हुए, जो कि ज़रूरत है क्योंकि एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए इस देश में। तो एक इंडिया गठबंधन बना। अब मैं देखूं, अगर आप देखिए कि जहां जहां से यात्रा शुरू होती जा रही है वो इंडिया गठबंधन के जो मजबूत स्तंभ हैं वो गिरते जा रहे हैं। वहाँ पे ममता ने आपको भाव नहीं दिया, इधर आप घुसे, इधर नीतीश जी जो उन्होंने घूम घूम के पूरा इकट्ठा किया था वो पलटी मार गए। अभी यूपी की हिस्सा समझ में आ रहा है कि यूपी में वो 11 सीटें उन्होंने यूनिलेटरल दे दी हैं और आपको अनाउंस कर दिया, आप 20-22 मांग रहे थे। तो ये जो एक आपको जो लीडरशिप होनी चाहिए थी या इंडिया गठबंधन जो बनाया गया वो उसका प्रभाव रहा नहीं। देखिए ये आप सब मानते हैं कि बीजेपी को लड़ाई अब सब मिलके ही लड़ सकते हैं, लेकिन जो उसकी कोशिश कांग्रेस की तरफ होनी चाहिए थी या अपोजिशन को जोड़ के रखना चाहिए था वो आप नहीं कर पाए। देखिए मैं फिर कहूंगी, इंडिया अलायंस में 28 दल हैं। नीतीश जी के निकलने के बाद आज भी 27 दल आज भी इंडिया अलायंस में बने हुए हैं और इससे अगर डर और बौखलाहट, लेकिन अलका जी गिनती से नहीं होगा ना, नेता है कौन बड़ा है कौन प्रभावशाली है उससे होगा, आप गिनती ना गिना। गिनती में तो सेकंड आप मुझे कहते हैं उस 28 में मैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री डीएमके और स्टालिन की बात ही ना करूं,
तमिलनाडु में मजबूत है, 28 में वो है। आप मुझे कह रहे हैं कि मैं गिनती ना करूं लेफ्ट की केरला में, जहां बीजेपी 0 है और केरला लेफ्ट में मजबूत खड़ी है और हमारा गठबंधन। आप कहते हैं कि आ गई, बंगाल में ही आ गई हूं। आप कह रहे हैं गिनती ना गिनूं कि 27 में टीएमसी आज भी है और जिसने भाजपा वो तो लेफ्ट को साथ नहीं लेना चाहती, यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। विरोधाभास कितना है? कोई विरोध। अच्छा मुझे बताइए, ये एनडीए भी तो है ना, कितने दल हैं? 38। बैठक कहां हो रही है? आप जरा बताएंगे मुझे, आपको जानकारी है कहां बैठक हो रही है? ये तय हो गया कि शिवसेना महाराष्ट्र में बीजेपी कितने पे लड़ेगी, शिवसेना और एनसीपी अजीत पवार कितने पे उंगली उठाने से नहीं, अरे आप हमें बात कर रहे हो ना। नहीं मेरी बात पूछ रहा हूं ना, आप हम से तो सवाल कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी का नेता से भी हम पूछेंगे, आप नहीं पूछ रहे हैं और उनकी मीटिंगें भी नहीं हो रही हैं। पूछते हैं। नहीं आप मत पूछिए, पर आपकी जानकारी में कहीं कोई मीटिंग हो रही है? बताइए अपने दर्शकों को। एक अकेला तानाशाह सब पर भारी है, कोई मीटिंग नहीं हो रही, कोई लोकतंत्र नहीं है। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हमारे यहाँ बात है और हमारे यहाँ डर है। ये जो डर भाजपा को है, आज नीतीश जी, मैं साफ कह रही हूं, ईडी सीबीआई, अभी हमारे झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, इंडिया अलायंस में हैं, आज उनके घर ईडी पहुंची है। चुनाव सर पर खड़ा है, 10 साल से आप सत्ता में हैं, हम कुछ साबित नहीं कर पाए। चुनाव आ गया, तारीखों की घोषणा हो रही है, मुख्यमंत्री को आज कह रहे झारखंड गिरफ्तार करेंगे। राबड़ी जी के घर ईडी पहुंच गई है, फारूक अब्दुल्ला जी के घर ईडी पहुंच गई है। टीएमसी और राहुल गांधी जी को 55 घंटे ईडी ने बुलाया और बिठाया। 10 सालों में 55 घंटे साबित क्या कर पाए? उनकी सुरक्षा खींची, उनका सरकारी बंगला खींचा, उनपे एफआईआर की, उनपे मानहानि के दावे करके सदस्यता रद्द करके जेल भेजने की तैयारी थी। और वही राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकल जाता है, डर नहीं रहा है। तो जिसने भ्रष्टाचार किया है उसके पास 2 अब रास्ते भाजपा ने छोड़े हैं, या तो जेल जाओ और या भाजपा में आ जाओ। अजीत पवार की तरह 70,000 करोड़ का घोटाला, ईडी के मामले खत्म कर दिए जाएंगे और उप मुख्यमंत्री की शपथ दिलवा दी जाएगी, सत्ता में भागीदारी हो जाएंगे। तो नीतीश जी हो या जो गए हैं भ्रष्टाचार में कहीं लिप्त हैं, तलवार गर्दन पे टकी हुई थी, या तो जेल जाना था या भाजपा में, तो सबने भाजपा में जाकर शपथ लेकर सत्ता की मिलाई चखना जो है चुना। अलका जी, ये तो आप आज कह रही हैं, लेकिन नीतीश के ऊपर, हाँ, नीतीश ने तो जो घूम फिर के जोड़ा था सबको, उनका तो ये आरोप है कि कांग्रेस ने उनको उचित सम्मान नहीं दिया, उन्होंने लाया, आप ही के ऊपर सब टिकट फाड़ रहे हैं। वो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, खरगे जी ने यही कहा, अभी चुनाव में जाएंगे, नंबर आएंगे, संख्या आएगी, टेबल पे बैठकर तब, अभी प्रधानमंत्री कौन हो ये मुद्दा नहीं है। जैसे ये कहा, वो प्रधानमंत्री का सपना जो यहां था वो भाजपा में जाकर अब बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए। तो उनको ये लगा कि हाँ, प्रधानमंत्री तो मैं बन नहीं रहा हूं, तो कम से कम अपनी गर्दन बचा दूं, अपने आप को जेल जाने से बचा दूं। राहुल गांधी जी से 55 घंटे ईडी ने पूछा, आज आपके मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को भी बिठा लिया है ना। जो अगर भ्रष्टाचार किया है, जेल जाने से डरता है, वो भाजपा में जाएगा मामले खत्म कराने के लिए, वरना जेल जाने से हमारे नेता पी चिदम्बरम जी को डाला, डीके शिव कुमार जी को डाला, राहुल जी से, सोनिया जी से घंटों पूछताछ हो रही है। 10 साल में आप चाहते तो आप सारे मामलों को अंजाम तक पहुंचा के दोषी करार देकर साबित कर चुके होते, लेकिन 10 साल से कितने मामलों में चार्जशीट भी नहीं है। एक सवाल और आपसे, 1-2 सवाल की, जैसे यात्रा पहले निकली राहुल जी की, भारत जोड़ो यात्रा, बिल्कुल, उसके बाद चुनाव हुए, एक राज्य में जरूर असर पड़ा, बाकी राज्यों में आप अपनी 1 जगह 2 जगह सरकार नहीं बचा पाए और चले गए। अब न्याय जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, तो क्या आपको लगता है कि इसके बजाय, यात्रा निकालने के बजाय, देश को समझने की बजाय, जो कि राहुल गांधी इस उम्र में समझने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा राजनीतिक तिकड़मबाजी ज़्यादा की जाए और राजनीति को राजनीति से हराया जाए? क्योंकि अब अगर बीजेपी इस तरह की राजनीति कर रही है तो क्या कांग्रेस में दम कम है? कांग्रेस तो हमेशा सत्ता में रही है बहुत साल पहले, आपकी राजनीति कोई कमज़ोर तो थी नहीं, तो ऐसा क्यों है कि आप लोग बड़े लक्ष्य को छोड़ के यात्रा पर निकलना ज़्यादा उचित समझ रहे हैं? मैं कह सकती हूँ दावे के साथ, जितना भारत को, भारत के लोगों को, उनकी जो दर्द को, पीड़ा को अगर कोई इस देश में आज की तारीख में जानता है तो उसका नाम श्री राहुल गांधी है। आप कह रहे हो यात्राओं से कुछ नहीं होता है, तो मन की बात से होता है कि आप रेडियो पर आइए, मन की बात एक तरफा करिए, ताली पीटिए, करोड़ों रुपया सरकारी खर्च करिए, जिसका किसी को लाभ नहीं हो, निकल जाइए, उसकी तारीफ हो रही है। लेकिन राहुल गांधी जी सड़कों पर हैं, 10,000 किलोमीटर का कुल सफर कर रहे हैं, लोगों के बीच में, उनके बीच में उनकी बात, उनकी समस्या, किसान हो, युवा हो, महिला हो, दलित, आदिवासी, सबके बीच में, इससे कुछ नहीं होगा तो मन की बात से होगा, हम पूछना चाहते हैं। और राहुल गांधी जी जो समझने की आप कह रहे हैं, इस उम्र में भी कोशिश कर रहे हैं, काश वही उम्र प्रधानमंत्री जी ने इस उम्र में की होती। 10 साल से सर्वोच्च पद पर प्रधानमंत्री जी आप बैठे हुए हैं, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा करने का अपराध आपने किया, आपकी सरकार ने किया है।
महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करती हूं। बार बार साक्षी मलिक की एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के कहने पर होती है। बिल्किस बानो को न्याय, उनके 11 बलात्कारियों को भाजपा ने रिहा किया, लड्डू खिलाए, हार डाले। प्रधानमंत्री जी देश को जानते तो ये हरकत आप कदम ना उठाते। आज सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। आज ब्रजभूषण आपके साथ ना बैठा होता अगर आपको देश की नब्ज, महिलाओं को पीड़ा प्रधानमंत्री जी जाननी होती। राहुल जी इस उम्र में जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप इस उम्र में भी प्रधानमंत्री जी देश और देश के नब्ज को नहीं जान पाए। लेकिन महिला को आरक्षण तो यही सरकार लेके आई, आपने तो नहीं दिया इतने सालों में। बहुत अच्छे। क्या है महिला आरक्षण? क्या है? 10 साल 2014 में आए थे, पूर्ण बहुमत से आए थे। चाहते सुषमा स्वराज जी भी देखना चाहती थी उस ऐतिहासिक दिन को कि ये लागू हो जाता, और आज 2024 में कानून ले आए हैं। न्याय का हक मेरा अधूरा है, मेरा हक अधूरा है। मेरी भागीदारी जो संसद में इस 24 में होनी थी, 180 बहनें, आरक्षण लागू होता, लड़ती, चुनी जाती और संसद में आवाज गूंजती 70 करोड़ आबादी की, जिसका वो प्रतिनिधित्व कर रही थी विकास में। पर आपने क्या किया? आपने जुमला गढ़ा, आपने कानून तो ला दिया पर कानून का लाभ मुझे नहीं मिल रहा, मेरी आधी आबादी को नहीं मिल रहा। आप कह रहे परिसीमन होगा, जाति जनगणना होगी, 5-10 साल बाद लागू होगा, है ना। भूख मुझे आज लग रही है, थाली में खाना आज है, लेकिन मैं खा नहीं सकती हूं, मुझे इंतजार करना है, मैं भूख से मर जाऊं, है ना। तो ये सब छोड़ दीजिए, ये जुमले, ये धोखा हुआ है, ये अन्याय है, और यही नारी न्याय के साथ हम इस लड़ाई को। मैं समझा, आपकी बहुत वैलिड बात है कि, लेकिन अलका जी अब तो आप महिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस की, पूरे देश की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप ये बात लागू करवाएंगी अपने कि जितने भी टिकट अब कांग्रेस में दिए जाएंगे उसमें कम से कम 33-40% महिलाओं को दिए जाएं? बहुत अच्छा सवाल किया। आप कह रहे हैं दिए जाएंगे, हमने दिए। प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी, 40% 150 बहनों को विधानसभा चुनाव में मैदान में उतारा, इस सोच के साथ कि दूसरे दल भी, भाजपा भी इन्हीं के साथ बहनों के आने वाले चुनाव की बात नहीं, आप कह रहे हमने किया नहीं, मैंने ये नहीं किया, आप देंगी, मैं तो चुनाव के आगे आने वाले चुनाव की बात हम तो कर चुके हैं और हम बिल्कुल करेंगे, स्वाभाविक है। राहुल गांधी जी ने कह दिया है 2024 में इंडिया अलायंस कांग्रेस की सरकार बनते ही महिला आरक्षण कानून 24 में ही लागू होगा। किन राज्य? महाराष्ट्र में, हरियाणा और दिल्ली पहले राज्य होंगे जहां पर महिला आरक्षण के तहत विधानसभा चुनाव होगा। आपने कहा ना कि आपकी आवाज अभी नहीं है, कानून बना दिया, लेकिन रोटी से 10 साल बाद है, तो इस चुनाव आने वाले हैं लोकसभा में, आप एक पोजीशन पे भी हैं, आपका वो है, अधिकार है, तो क्या 33% सीटें इस बार कांग्रेस महिलाओं को देगी लोकसभा इलेक्शन में, जितनी भी जगह लड़ेगी? कह रही हूं, इंडिया अलायंस के साथ हमारी अभी बातचीत जारी है, कौन से राज्य में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, हम कौन सी सीटों पर लड़ेंगे, कितनी सीटों पर, वो जैसे तय हो जाएगा। स्वाभाविक है, आप अगर छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, 11 में से 2 बहनें पिछली बार लोकसभा पहुंची हैं, लड़ी थी चुनाव, और हमारी जो फूलो देवी है महिला अध्यक्ष है, वो राज्यसभा में पहुंचाई कांग्रेस ने। सो मैं वही कह रही हूं, अब हमारी कोशिश है कि हमें पता है हम महिला को उतारेंगे, लेकिन सामने ब्रजभूषण जैसे अपराधियों को खड़ा किया जाएगा जो धन से, बल से, ताकत से महिलाओं पर चरित्र, उनके खिलाफ तो महिला जीत जाएगी। नहीं, ये कहां जीतेगी? तो नहीं आप नहीं, हमारा मुद्दा क्या है? बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा कर वोट मांगने वाले जीत जाते हैं, क्योंकि हमारी बहनें कहती हैं हमें पता ही नहीं था कि ये बिल्किस बानो के बलात्कारियों को बुलाकर हमसे वोट मांग रहे, हमसे वोट भी मिल गया, हमारी बात नहीं पहुंच पाई। अब ये काम भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस का होगा, हमारी बहनें, आधी आबादी पूरा हक लेकर रहेंगी, और कांग्रेस की पूरा प्रयास है अधिक से अधिक महिलाओं को हम इस 2024 के चुनाव में उतारें, और वो जीतेंगी। अंत में बस इतना बताइए कि ऐसे कौन से 5 काम कांग्रेस या आपका जो इंडिया अलायंस देश के लिए करने वाला है जिससे लोगों को लगे कि हमें आपको वोट देना चाहिए, मोदी को नहीं देना चाहिए? बहुत अच्छा, वो 5 जो काम है या 5 न्याय है, वो भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा के तहत राहुल जी साफ कर चुके हैं। पहला, युवा न्याय, दूसरा भागीदारी न्याय, तीसरा नारी न्याय, चौथा किसान न्याय, और 5वां श्रमिक न्याय। इन 5 स्तंभ पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा 6700 और पहले 10,000 किलोमीटर का पूरा हम कई सफर तय करके इन 5 स्तंभों पर यह यात्रा है, और इसी 5 स्तंभ पर हमारा 2024 का चुनाव खड़ा है, जिसमें पूरा देश एक उम्मीद से हमारी तरफ देख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी, बड़ी मजबूती से हर समय की तरह आपने अपनी बात रखी। हालांकि उन्होंने ये कमिट नहीं किया कि 33% टिकट महिलाओं को देंगे, ये उन्होंने छोड़ दिया भविष्य के लिए। ये थोड़ी सी समस्या, और मुद्दे उन्होंने काफी मजबूती से रखे, लेकिन देखना होगा कि ग्राउंड में जाके, और छत्तीसगढ़ में खासकर चूंकि वो आई हुई हैं, और पूरे देश में, क्योंकि वो तो उनके पास पूरे देश का भार है, किस तरह से कांग्रेस को वो मदद करेंगी दोबारा से सरकार में लाने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, और आपको शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं। थैंक यू। नमस्कार।